सारे सवाल संगीन हैं। अभी हाल में जो हादसा हुआ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी आया और उस पानी ने अपनी पूरी जगह बना ली उस बेसमेंट के भीतर और उसमें 3 बच्चों की मौत हो गई, 2 लड़कियां 1 लड़का। उसके बाद से इस बात की चर्चा होने लगी है कि बेसमेंट में क्लासेस लाइब्रेरीज क्यों हैं। इस बात की चर्चा होने लगी है कि जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, उन्होंने पालन किया या नहीं किया है। इस बात की चर्चा कि इनके लिए कैंपस अलग किया जाना चाहिए। अब जितने भी जवाबदेह जिम्मेदार लोग हैं, दरअसल हर आदमी अपनी सिर की टोपी किसी और के सिर डालना चाहता है, लेकिन कोई भी आदमी अपने आप को कसूरवार मानने को तैयार नहीं है, न कोई संस्था। सवाल ये है कि एक लंबा सिलसिला चलता रहा है, दिल्ली नहीं देश के बाकी कई शहरों में, और वो सिलसिला ये है कि बच्चे घर से निकलते हैं, वो ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, घर से निकलते हैं और फिर माँ बाप के ऊपर एक दबाव डालते हैं 10,000, 15,000, 20,000 रुपये हर महीने देने का। और माँ बाप इसलिए देते हैं क्योंकि वो अपने बच्चे का करियर चाहते हैं बनते हुए देखना। वो कलेक्टर बनाना चाहते हैं, एसपी बनाना चाहते हैं, वो ऑफिसर बनाना चाहते हैं, और इसकी खातिर वो सारे जतन करते हैं, पेट काटते हैं, घर की बाकी ज़रूरतों को मारते हैं और अपने बच्चे को दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में पैसे भेजते हैं। लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो किन हालात में चलते हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, उन छात्रों के साथ जो स्थितियां रहती हैं रहने की, बैठने की, पढ़ने की, वॉशरूम की, वो कैसी हैं, और जिन मोहल्लों में वो रहते हैं आकर के, जिन कमरों में रहते हैं, उसके बाहर की जो सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली की सप्लाई होती है, उनके कमरों की जो हालत होती है वो कैसी होती है, इस पर चर्चा अभी तक नहीं हुई। चर्चा ये भी होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए कैंपस अलग होने चाहिए, बिल्डिंग अलग होनी चाहिए, वो सुरक्षित होने चाहिए, तो फिर बच्चे जिन इलाकों मोहल्लों में रहते हैं उन मोहल्लों में भी रहने की जो बुनियादी सहूलियत और सुविधाएं होती हैं वो वहाँ होनी ही चाहिए, लेकिन नहीं है। क्योंकि आउट ऑफ कैंपस, आउट ऑफ सिलेबस देश का नौजवान आ जाता है, उसके बाद वो हमारी सोच से, हमारी योजनाओं से बाहर चला जाता है और फिर वो धक्के खाता रहता है अपने करियर की खातिर। कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेकर के जहां मकान लेता है वहां तक के बीच में एक अजीब सी यात्रा वो सब पूरा करता है, और ये सिर्फ 1 महीने या 1 दिन की नहीं होती है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक वो लड़का बाहर रह करके उन्हीं हालात में जूझता रहता है ताकि उसको नौकरी मिल जाए, अपने माँ बाप के पैसों का सिला दे पाए, वो करियर बना पाए, वो रुतबे से कह सके कि हाँ मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, मेरी मेहनत जो है वो कामयाबी तक पहुंची है। लेकिन हाल का जो हादसा है ओल्ड राजेंद्र नगर का, उसने अब जाकर के कान खड़काए हैं, और फिर जितने भी तंत्र तंतु हमारे सिस्टम के होते हैं वो सब सीधे हो गए हैं। सवाल फिर से है, उन सवालों के जवाब टटोले जा रहे हैं, लेकिन यह बात भी सही है कि हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जहां हादसों के बाद से धीरे धीरे समय जो है उन पर मरहम डालता चला जाता है और फिर पुराने ढर्रे पर सब कुछ लौट करके आ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो ज़िरा हो, जो बहस हो, जो चर्चा हो, वो किसी मकाम तक जाए, और वहाँ तक जाने के लिए मैंने आज उन तमाम छात्रों को बुलाया है जो देश के अलग अलग राज्यों से आकर के दिल्ली में रहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस बनने का सपना लेकर के चलते हैं, और वैसे एक्सपर्ट्स जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल बॉडीज़ के साथ लंबे समय से काम करते रहे हैं, उनका अपना खासा अनुभव है। इसलिए आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं। कल जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, उस रिपोर्ट में वो मोहल्ला था जिन मोहल्लों में, और दिल्ली में बहुत सारे मोहल्ले, राजेंद्र नगर हो तो, मुखर्जी नगर हो तो, उसके आसपास के जितने मोहल्ले हो तो, गांधीनगर हो तो, बेहिसाब दर्जनों मोहल्ले और हजारों हजार की तादाद में नौजवान किन हालात में रहते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम चर्चा पर आते हैं। एक बदबू है लगातार जो आती रहती है यहाँ, मतलब आपको नाक दबा करके ही जाना पड़ेगा अगर आदत नहीं है आपको इस तरह की गलियों में रहने की। तो नाक की भी अपनी एक खूबी है कि जब आप सड़ान में रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उस सड़ान को वो कबूल लेती है, फिर वो गंध नहीं आती है। लेकिन मैं अभी आया हूँ तो मुझे बहुत तेज गंध आ रही है सड़ान की, और ये पानी सड़ा हुआ है, मच्छर है, और इसी रास्ते से बच्चे आएंगे। सर मैं इसी पे रहता हूँ, सेकंड फ्लोर पे। तो सामने देख लीजिए पूरा पानी डूबा हुआ, और देखिए तार पूरा पानी में है। अब ये देखिए
अब आप देखिए तार जो है, हालांकि ये तो केबल का है, लेकिन बिजली का तार अगर इस तरह से गिर जाए तो जैसे ही आप पैर रखेंगे आपकी जान गई। सर अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे एक मित्र की इसी पानी भरने कारण करंट उतरने के कारण मौत हो गई है, और ये भी कब कोई घटना दुर्घटना हो जाए कुछ पता नहीं है। ये आप देखिए, कोई भी कचरा वचरा उठाने के लिए भी नहीं आता है, ठीक है ना। इसके बाद सर 1 घंटा भी बारिश हो जाती है तो पूरी तरह से यहाँ पे ना इतना पानी हो जाता है, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। ठीक है, ये चीज़ सर हर वक्त हर गली में आपको मिलेगा इस टाइप का। कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, और रेंट का नाम 10,000 12,000 इस तरह का रेंट लेता है। तो ऐसी ही गलियों में, ऐसे ही कमरों में आप लोग रहते हैं। जी जी बिल्कुल सर, 10 बाय 10 का यहाँ कमरा होता है, लेकिन ना बड़ी मुश्किल से ना रहना पड़ता है यहाँ पे एडजस्टमेंट करके। उस वाले तार पे कपड़े लटक रहे हैं, इसमें कभी भी करंट आ सकता है और बच्चा मर सकता है। पूरा कपड़े, ये गली से बहुत बहुत ज्यादा गली गंदा रहता है और हमेशा कचरा से भरा रहता है। बीमारी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है ये। बदबू आती है आते जाते गुजरते हुए। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है यहाँ। कोई भी व्यक्ति गुजरने से पहले एक बार जरूर सोचेगा कि किस तरीके से यहाँ पे लोग सिर्फ मालामाल की जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं है। आप एक बार देखिए पूरी कितनी बहुत गंदगी है। इतना गंदा महकता है पूछिए मत, बहुत गंदगी है सर। ऊपर इसके बहुत गंदगी, ऐसे चूहे मरे रहते हैं रास्ते में। इधर देखिए इतनी ज्यादा गंदगी है यहाँ पे, ये किसकी जिम्मेदारी होगी सर? कुछ भी मर जाता, कोई फेंकने वाला नहीं है यहाँ। सारे के सारे ऐसे पड़े हुए रहते हैं रास्ते में। ये देखिए आप भैया, जो भी कुछ होता है, हम यहाँ से इतने सारे लोग हैं, सब बेवकूफ़ है। पता है क्यों भैया? क्योंकि कुछ होने के बाद ये प्रोटेस्ट करते हैं, उससे पहले नहीं करते। कुछ हुआ हो रहेगा उससे पहले प्रोटेस्ट कर, जैसे कि पानी पहले भी बहता होगा नाले में या कहीं भी रोड पे, उससे पहले प्रोटेस्ट नहीं करते। कुछ हादसा हो जाए, कुछ काम हो जाए, कांड हो जाए, उसके बाद प्रोटेस्ट करते हैं। इसको आप नारकीय जिंदगी कहेंगे। हर जगह खतरा है, बिजली के तार नंगे घूमते रहते हैं, सामने सड़ा हुआ पानी से मच्छर रहते हैं, और घर के भीतर भी उमस, सीलन, कहीं कोई वेंटिलेशन नहीं। और सिर्फ ये एक कमरे की बात नहीं है, हज़ारों हज़ार कमरों की बात है, मोहल्ला दर मोहल्ला यही बात है, यही हालात हैं। इसलिए ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं यही कल IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, IRS बनेंगे। और इनके साथ जो गुजरी है सुनना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ हादसे से बात शुरू हुई है, लेकिन रोज़ाना कई हादसे गुजरते चले जाते हैं। सिर्फ जान नहीं जाती है, इसलिए उनकी चर्चा नहीं होती है। चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको पहले दावत देता हूं, आप अपना नाम बताइएगा और आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। अभिषेक है। थोड़ा माइक ऊपर। मेरा नाम रंजन अभिषेक है। मूलतः बिहार के मधुबनी का निवासी हूँ। दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी पिछले 3 वर्षों से मैं यहाँ हूँ और UPSC की तैयारी कर रहा हूँ और मुखर्जी नगर में रहता हूँ। ये बात सही है कि अब इन समस्याओं पर कैमरों की नज़र पड़ी, लोगों की नज़र पड़ी, और अब जो अधिकारी हैं और जो विभाग है वो सब सक्रिय है। लेकिन हर बरसात में, हर समय वो जो स्थिति है, वो जो नेहरू विहार की गलियों में जो छात्र रहते हैं वो इस समस्या से दिन रात होते हैं। स्थिति ऐसी है कि जिन गलियों में हम रहते हैं, हल्की सी बारिश हो जाए तो पानी इतनी होती कि आप पैंट और जूता पहन के नहीं जा सकते वहाँ। जब कोचिंग जाते हैं बच्चे तो वो उस पानी से प्रतिदिन जो है कई जगह सीवर खुले होते हैं और उसके बावजूद वो नाले की पानी को रेंगते हुए जाते हैं फिर अपने कोचिंग संस्थानों तक। तो ये समस्या पुरानी है और इस समस्या के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। इस समस्या के लिए वो पूरा, जैसा कि आप कह रहे थे, पूरा तंत्र जो है वो जिम्मेदार है। कोचिंग सेटअप जिम्मेदार है और कोचिंग सेटअप से इतर जो उस कोचिंग का जो मानक है या जो उस पर जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जो इस चीज़ को तय करते हैं कि ये संस्थान यहाँ चलाए जाएंगे, वो सब जिम्मेदार हैं। कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम में MCD है, उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं। आपका पार्षद है, विधायक और सांसद भी, चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं इसलिए उनकी भी यह जिम्मेदारी बनती है, उनका दायित्व है कि वहाँ कम से कम रहने भर की व्यवस्था रखी जानी चाहिए। लेकिन वो खतरनाक स्थितियाँ हैं। आप किसी कोई और? जो वर्तमान समस्या और आपदा से जो हमारे छात्र, हमारे भाई की मृत्यु हुई, वो तो बहुत दुखद है। लेकिन मैं ये खास करके एक MCD और जितने भी बड़ा इंस्टीट्यूट है उनके डायरेक्टर से मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनसे रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो भी डायरेक्टर हैं
चाहे वो विजन IAS हो, चाहे कोई भी IAS हो या दृष्टि, तो क्या वो सिर्फ क्लास लेने के लिए बने हैं या सिर्फ वो फीस लेने के लिए बने हैं? बच्चे की जो जिम्मेदारियां होती है, हम अलग अलग राज्यों से आके यहाँ पर रहते हैं, उनसे कनेक्ट होने की उनके पास समय नहीं है। और आप जो कल या परसों आप गए थे, तो वहाँ की स्थिति आप देखें किस तरह से वो गलियाँ, वो जो पार्क है, वो सारे पानी बारिश से अभी भर चुके हैं। और हर एक इंस्टीट्यूट जो भी बेसमेंट में चल रहा है, सारी जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा से बिल्कुल ही वंचित है। और मैं कहना चाहूँगा, अभी वर्तमान जिसमें भी MCD ने सील किया है, पिछली आगजनी हुई थी, आगजनी में भी सील हुई थी और पुनः खुल गया था। और ये MCD और प्रशासन के मेल जोल से फिर ये पुनः खुल जाएंगे। ये एक 60 गांठ का। प्रेमपाल शर्मा जी, चूँकि आप 1981 बैच के UPSC क्वालिफाइड हैं, आप IRS में रहे हैं, आप NCERT के साथ जुड़े रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और बच्चों के पढ़ने की बुनियादी ज़रूरतें, सहूलियतें, इसके बारे में आपकी अच्छी समझ है। MCD कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बिल्डिंग का मालिक, बिल्डिंग किसी और की है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई और चला रहा है। MCD यहाँ की एक संस्था है, फायर के लिए एक अलग बॉडी है। अब इन सबों का अपना एक घालमेल दिखता है। आज चूंकि हड़कंप है तो सबने अपने हाथ खड़े कर रखे हैं, लेकिन ये क्या बहुत बड़ी सांठ गांठ है जिसको तोड़ पाना मुश्किल है, या कोई विकल्प है, कोई रास्ता है? देखो, मैं कुछ कड़ी भाषा में कहूँगा। मेरे 2 छात्रों ने भी जो बात उठाई बहुत जेन्युइन है। इन सब के सपने भी वहाँ जाने के हैं जो अधिकारी उस तंत्र में इस समय सीट्स पर होंगे। कोई MCD कमिश्नर होगा, कोई IPS होगा, कोई उस बिल्डिंग का होगा, कोई DDM होगा। मेरे सारे कुलीग हैं। क्या वो अपना दायित्व निभा रहे हैं? क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ इस UPSC की परीक्षा को पास करना होता है और उसके बाद हम भूल जाएंगे? मतलब इस दर्द के अगर दुनिया सुनती होगी तो क्या बीतती होगी कि कौन सा देश है कि जहाँ के, जो आपने भी बयान किया, मेरा खुद का अनुभव, कई वर्ष पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अपने जानने वालों के कमरे की तलाश में GTB नगर और वहाँ गया था। एक एक कमरे में शायद जिस मतलब मैं उसका साइज़ क्या बताएं, बेड पड़े होते हैं। वो बेचारे गरीब हैं, बिहार का, कहीं यूपी का, कहीं का भी हो, विशेषकर बिहार और यूपी के गरीबी है। वो पैसा नहीं खर्च कर सकते। वो किन स्थितियों में रहते हैं, आप मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा। वो उस संघर्ष में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद वो उनमें से कई उस तंत्र में शामिल हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्या वो उसको याद रखते हैं? आज मैं अगर जो बात जो हमारे राणा साहब ने उठाई है, कोर्ट को कहना पड़ा, मतलब कितनी स्थिति कि वो MCD के कमिश्नर और बजाय उसको करने के उस कार वाले को जिम्मेदार कह रहे हैं। जैसे कि मान लो उसने वो भूचाल ला दिया हो। ये पूरे सिस्टम का फेलियर है, मैं ये कहूँगा। और शायद हमारे देश ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। अभी 3 साल पहले सूरत में हुआ था, बिल्डिंग गिरी थी। पिछले दिनों एक बिल्डिंग में आग लगी थी GTB नगर में। मतलब रोज होता है। मैं माफ़ करना, मैं बताना नहीं चाहता, मैं वहाँ जाता रहता हूँ इंटरव्यू बोर्ड में। उसमें नीचे बेसमेंट में चलाने की, देखिए यहाँ ये दोनों की ही वो है। मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी पूरी तरह से ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक सौदा है कि हमारे यहाँ आपको बैठने की सुविधा है। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं डिफेंड करने का मामला नहीं है यहाँ पर, जिसने भी बिल्डिंग किराए पर ले रखी है। ये हमारी कंप्लीट फेलियर है। एक व्यवसाय है जो चल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर चल रहा है, और यह व्यवसाय अपने आमदनी या कमाई के आगे बाकी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको दरकिनार किए हुए है। कमरे की बात कर रहे थे शर्मा जी, जिन कमरों में मैं हो करके आया हूँ, एक छोटा सा नमूना आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो कमरे कैसे होते हैं जिन कमरों में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों से लड़के आकर के रहते हैं। शायद मम्मी पापा नहीं जानते हैं कि बच्चा जाकर के किन हालात में कैसे रह रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे खा रहा है और कैसे सो रहा है, लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली सीधा मुँह उठा करके आने से पहले 100 बार सोचिएगा। और यह शो आपके लिए है, आपको ज़रूर देखना चाहिए, हर माँ बाप को देखना चाहिए। और IAS बनने के लिए दिल्ली आकर के इस तरह का नर्क भोगना जरूरी नहीं है। इसलिए ये रिपोर्ट छोटी सी आप पहले देखिए।
3 दिन पहले जो घटना घटी उसके बाद पहली बार हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है, ये हमारे जहन में कभी नहीं आया था। और मैं एमसीडी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने सीलिंग कर दी है। और मैं चाहूँगा कि पूरी दिल्ली में जहाँ भी कोई ऐसी बिल्डिंग हो जहाँ अनसेफ तरीके से क्लासेस चलती हों, हमारी हो किसी की भी हो, स्ट्रिक्ट एक्शन हो, लेकिन एक पॉलिसी सरकार की तरफ से बन जाए जो पॉलिसी मतलब क्लियर कट हो, ट्रांसपेरेंट हो। जैसे भी फायर सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी दिक्कत है। आप फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट जब मांगते हैं, पहली बात तो सीधे इश्यू नहीं करते, वो कहते हैं कि आप एमसीडी के थ्रू आओ, डीडीए के थ्रू आओ। आज की मीटिंग में ये प्रस्ताव भी रखा गया और आज फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि सीधे हमसे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट मिलता भी है तो उस पर क्लियर क्या लिखा होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग कमर्शियल है तो कमर्शियल सर्टिफिकेट है। एमसीडी कहती है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए। एजुकेशनल बिल्डिंग का सर्टिफिकेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिल्ली में एक भी प्राइवेट संस्था के पास नहीं, केवल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल को मिलता है। और ये भी क्यों हुआ? क्योंकि 2020 से पहले डीडीए की भाषा में हम एजुकेशनल बिल्डिंग वाली एक्टिविटी में नहीं थे, हम कमर्शियल एक्टिविटी में थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जीएसटी के हिसाब से आज भी कमर्शियल एक्टिविटी है और इसलिए जो जीएसटी में हमारा टैक्स जमा होता है वो कमर्शियल कोचिंग नाम से होता है, तो हम कमर्शियल एक्टिविटी हैं। कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब है कमर्शियल बिल्डिंग में हम काम कर सकते हैं, हम वहाँ काम करते थे। जिस मॉल की बात आप कर रहे हैं उस मॉल के मालिक ने मुझे कई बार ये विश्वास दिलाया है कि कमर्शियल मॉल के तौर पर इसके पास एनओसी है। इस देश में कानून की गिरहगांठें इतनी हैं कि वो हर चीज़ को जोखिम पर डाल देंगी लेकिन उसका कोई निदान नहीं निकालेंगी। आप विकास दिव्यकीर्ति हैं और ये एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं दृष्टि नाम से। ये कह रहे हैं कि हम चूँकि कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं तो एमसीडी की गाइडलाइन के मुताबिक, चूँकि हम आते हैं कमर्शियल, हमसे जीएसटी लिया जाता है तो हम कमर्शियल इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन जब फायर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो कहता है कि आप तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं। तो कमर्शियल बिल्डिंग में हम चल तो रहे हैं लेकिन फायर नॉर्म्स के मुताबिक हमको एनओसी नहीं मिल रहा है। अब फायर नॉर्म्स के मुताबिक अब वो फायर डिपार्टमेंट कहता है कि अब हम आपको सीधे डायरेक्ट दे देंगे क्योंकि हादसा हो गया। यह देश हादसों का इंतजार करता है कुछ बेहतर करने के लिए। कितने हादसे होते रहेंगे और आप जिन मोहल्लों में बच्चे रहते हैं, जिन बिल्डिंग में पढ़ते हैं, वो हादसों का इंतज़ार करती हुई इमारतें हैं, मोहल्ले हैं। हर बार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खतरा दिखता रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर आदमी आंख बंद किए हुए कान में तेल डाल करके चलता रहता है। ज़िंदगी हर बार खतरे में है, रिस्क में है। मुकेश जी, क्योंकि आप एक बहुत प्रेस्टीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और प्रोमेथियस का नाम है, आपने बच्चों के पढ़ने के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था, सहूलियत खड़ा कर रखी है। एक ये भी सच है जो मैंने आपको दिखाया है। बिल्कुल ये सच है और ये बहुत ही मतलब जो इंसिडेंट हुआ, दिस इज आई थिंक इट्स टाइम फॉर चेंज। इट्स टाइम दैट वी स्टार्ट टू थिंक अबाउट प्रिवेंटिंग सच इंसिडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग। मतलब हम लोग, जैसे आपने सही कहा कि जब कुछ होता है उसके बाद सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ। ये तो इतने सारे हादसे होते रहे हैं। अब मुझे ये लगता है कि एज एन इंडिविजुअल मैं जैसे एक प्रोमेथियस स्कूल चला रहा हूँ, उसके साथ में मैंने स्पोर्ट्स का भी बना रखा है। अब स्पोर्ट्स के लिए स्कूल के बच्चों के अलावा मैं चाहता हूँ पूरे नॉर्थ के बच्चे वहाँ आके सीखें। सीखने के लिए जैसी आपने यहाँ व्यवस्था दिखाई, जो हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जो देश की बैकबोन है, जो पूरे देश को चलाते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मैं स्पोर्ट्स एस्पिरेंट्स के लिए जिस तरीके की फैसिलिटी बना रहा हूँ वो आप देखेंगे तो मैं आपको न्योता दे रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ कि आप आके देखें कि जो हमने फैसिलिटी बनाई है उसमें इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटी है। आपके पास जो सीवेज का था, ऑल्दो ये एक जिस भी एरिया में है वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया है, वहाँ पे आपका सोलर लाइट लगाई है, आप खुला स्पेस दिया है। तो हर चीज़ जो है वो सोच के आई थिंक मेरे को लगता है कि जो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप है वो होनी चाहिए। जैसे कि आप जो स्टूडेंट हैं यहाँ बैठे हुए, उन्होंने बोला कि डायरेक्टर से एक सवाल है। मेरे को लगता है डायरेक्टर्स
के लिए सवाल बिल्कुल वाजिब है। आपको सिर्फ शिक्षा ही प्रदान नहीं करनी है, कोचिंग ही नहीं देनी है, आपको जो बच्चा आपके पास आ रहा है उसके बारे में पूरा एंड टू एंड सोचना है कि भाई वो रहेगा कैसे, खाएगा कहाँ, हर चीज की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा सवाल आपने उठाया है। मुकेश जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता, आउट ऑफ कैंपस, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो फिर सरकार की व्यवस्था से वो बाहर हो गया, उसकी सोच, उसकी नीतियों से बाहर है। जब वो कोचिंग के लिए 3 साल, 4 साल, 5 साल 3 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं, 5 साल में ग्रेजुएशन और पीजी दोनों पूरा कर लेते हैं और वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा होता है, उन 5 साल के दरमियान उसके रहने के और उसके पढ़ने के इंतजाम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि कैंपसेस एक अलग से बनाए जाएं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, तो अलग से रहने का भी इंतजाम किया जाना चाहिए। वो नारकीय ज़िंदगी जो है, आप 5,000 रुपये उस बच्चे से लीजिए, वो देने को तैयार होगा, लेकिन खिड़की होगी, दरवाज़ा होगा, हवा होगी और साफ पानी होगा। कम से कम इतना इंतजाम तो होना चाहिए ताकि वो पढ़ पाए। पढ़ पाने के लिए जो बुनियादी स्थितियाँ हैं वही नहीं हैं तो क्या खतरनाक स्थिति है। मेरे साथ मेहमान जुड़ गई हैं, पीसीआर, गेस्ट, प्रीति अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आप मेयर हैं, रही हैं, फॉर्मर मेयर हैं आप। प्रीति जी, ये अजीब लफड़ा है। अब चूंकि हादसा हो गया है तो हर आदमी जो है वो कानून की बात करने लगा है और कानून में गिरह पेंच निकालने लगा है, लेकिन एमसीडी है और फायर डिपार्टमेंट है। अभी एक डायरेक्टर हैं, वो कह रहे थे कि हम चलाते तो कमर्शियल बिल्डिंग में हैं, क्योंकि हम जीएसटी पे करते हैं तो हम कमर्शियल बॉडी हैं, लेकिन जब हम फायर डिपार्टमेंट के बजाय जाते हैं तो कहता है कि आप तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, आप एजुकेशन में आते हैं तो हम आपको फायर सेफ्टी नॉर्म्स के तहत कमर्शियल नहीं दे सकते। तो अब उनके पास जो ज़रूरी नॉर्म्स हैं उसके पूरा करने के लिए एनओसी मिलता नहीं है। तो ये जो पूरा बवाल है, ये जो जाने गई हैं, इसमें किसको कसूरवार मानती हैं आप? एमसीडी है, फायर डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, वो बिल्डिंग वाला है? देखिए, इसमें जो गलती है वो सबसे पहले सरकार की है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। वहां पर बेसमेंट में पानी भरा क्यों भरा? क्योंकि नालियों की डीसिल्टिंग नहीं की गई, ना ही जो सीवर सिस्टम है उसकी कोई अपग्रेडेशन की गई। दूसरी बात, जब मकान बनाना होता है तो पहले उसका नक्शा पास होता है, यानी कि जब ये बेसमेंट बन रही थी तो उसका जाहिर सी बात नक्शा बना होगा, क्या वो अप टू द मार्क था? उसके बाद जब बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होता है, तो क्या उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, किस ऑफिसर ने उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया? उसके बाद अगर वहां पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी थी तो उसके लिए कन्वर्जन चार्जेस बिल्डिंग डिपार्टमेंट को पे करने होते हैं। और उसके बाद बहुत सारे और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट जो है, जैसे फायर की एनओसी है, अदर लाइसेंसिंग के किस चीज का काम है, किस तरह का काम है, नेचर ऑफ वर्क के ऊपर अलग अलग लाइसेंसिंग डिपेंड करती है। तो कन्वर्जन चार्जेस, फायर की एनओसी जब तक 2 एग्जिट नहीं होते, फायर की एनओसी नहीं मिल सकती। तो फायर की एनओसी कैसे दे दी गई वहां पर? अगर फायर की एनओसी मिल गई, उसके बाद लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने उसको कैसे वहां पर अलाउ कर दिया? वहां पर ये देखा क्यों नहीं? फायर एनओसी ने जाके क्यों चेक नहीं किया? बिना चेक किए लाइसेंस क्यों दे दिया? उसके बाद अगर ऑफिसर्स अपना काम ठीक नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ने काम ठीक से नहीं किया, तो व्हाट डेलिब्रेटिव विंग इज डूइंग? जो डेलिब्रेटिव विंग है, यानी कि हमारे मंत्री हैं, हमारे मेयर हैं, हमारे नेता हैं, एमएलए हैं, काउंसलर, एरिया काउंसलर है, वो लोग क्या कर रहे हैं? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे हैं ठीक से तो उनको देखा जाए। और ऑफिसर्स ने, जिन ऑफिसर्स ने दिल्ली की जनता की जान को इस तरह से बिल्कुल खतरे में डाला हुआ है, और दिल्ली में 1000 से ज्यादा कोचिंग संस्थान हैं और सब बेसमेंट में या तो क्लासेस चलाते हैं या फिर लाइब्रेरी रखे हुए हैं। जब आप थी तब भी यही स्थितियां थी, ऐसा नहीं है कि पिछले 5-7 सालों में हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि व्यवस्था जो है वही अंधी है और उसने लोगों को खतरे में डाल के रखा हुआ है। यह एक साठगांठ है। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता हूँ, आज की तारीख में अगर आप मौजूदा व्यवस्था के ऊपर सवाल करती हैं तो मैं 10 साल पहले चलता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि 10 साल पहले सब कुछ ठीक था। ये तो एक हादसा हो गया है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वही सिस्टम को सुधारने वाली बात है कि ये अगर जो चीज सामने आई है तब पता लगा है कि बेसमेंट के अंदर ना सिर्फ कोचिंग सेंटर्स
हमारा जो मेन चीज है, जिम भी है, जो जिम है उसमें भी यंगस्टर्स ही जाते हैं, जिम में भी आए दिन हादसे हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर ना सिर्फ बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर्स, आपको मुखर्जी नगर की बात मैं याद दिलाती हूँ पिछले साल की, कि मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, वो बेसमेंट में नहीं था। तो ये जो सिस्टम है सारा का सारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। साथ में सेफ्टी मेजर्स, वो लोग अगर कोई, पहली बात तो सेफ्टी मेजर्स कोई कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होते। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि निगम के अंदर, मैं आपको ये बता रही हूँ, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूँ, निगम के अंदर हर जोन के अंदर जोन चेयरमैन होते हैं, निगम के अंदर अलग अलग कमेटीज बनी होती हैं। एक कमेटी होती है आश्वासन एश्योरेंस कमेटी, उसका काम होता है हाउस के अंदर जो भी पॉलिसीज पास होती हैं, वो पॉलिसीज जमीन पे इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको देखने की। ठीक, अब सवाल आप ये यही देखिए है कि मान कि लीजिए कानून जो है, नियम वो कागजों पर हैं, दुरुस्त हैं। कागज जो है वो बताते हैं कि व्यवस्था तो ऐसी ही होनी चाहिए क्योंकि इसमें इंसान के सुरक्षित रहने और उसकी बेहतर ज़िंदगी की सोच रखी गई है, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं उतरता है। ज़मीन पर सिर्फ साठगांठ, साजिशें, भ्रष्टाचार और जोखिम उतरते हैं, और जोखिम जो लोग झेलते हैं वो मेरे सामने हैं। आप लोगों की बारी है, अब आपने बात कही। सर, मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है, मूलतः अयोध्या का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम लोगों की पढ़ाई लिखाई हुई है। मेरा प्रश्न सर सरकार से है। सरकार, वर्तमान जो दौर चल रहा है, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, उसके नाते पूछना चाहता हूँ कि हम कब तक इतिहास के अपने गौरव पर गर्व करते रहेंगे? इतिहास से हम क्या सीखेंगे? हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआत से ही पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें नगरीकरण किस लेवल का था? आज से 2500 साल पहले एक दूसरे को लंबवत काटती हुई सड़कें, नाली की व्यवस्था, लोथल, कालीबंगा, कितनी नगरों का नाम हम आपको गिनाएं। 2500 साल पहले का जो भारत था और आज 2024 का जो भारत है, कहाँ हम हैं? कब तक हम इतिहास पे अपने गर्व पे रोना अनुभव मतलब गर्व करते रहेंगे? वर्तमान में हम कहाँ, इस पे कौन बात करेगा? 19वीं 20वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में 19वीं 20वीं में जब अच्छी बात है, 5000 साल गुजर गए, 2500 साल पहले से लेकर के आज तक आप वहीं, हम लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। मैं दरअसल चाहता ये हूँ कि अभी जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, जो सवाल हैं आपके, जो मुश्किलें मुसीबतें हैं, उनकी चर्चा ज़्यादा हम करें। ठीक है, आपका सवाल भी अपनी जगह पर वाजिब है। भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते जब 20वीं शताब्दी में जनसंख्या बढ़ी, पूरी दुनिया ने टाउन प्लानिंग किया। 1947 के बाद 1951 में दिल्ली की जनसंख्या कितनी थी? बहुत कम थी। उसके बाद सरकारों ने क्या किया? हम लोग नरकीय ज़िंदगी में रहने को क्यों मजबूर हैं? उन बिल्डिंगों को कौन क्लियरेंस देता है जिनमें वेंटिलेशन की एक भी सुविधा नहीं है? लड़के माइग्रेन की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। यहाँ रोकता हूँ, एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कमरों की हालत कैसी होती है, और सिर्फ एक कमरा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि यह तो हज़ारों हजार कमरे हैं। आप देखिएगा, ये रिपोर्ट देखिए आप कि किस तरह कमरों में दिल्ली में आकर के लड़के रहते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। धंधे पर धंधा है और हर धंधे का फंदा है। ये कमरा है, मैं बैठा हुआ हूँ, अंधेरा सा है, एक बल्ब जल रहा है और चिपचिपाहट है क्योंकि उमस होती होगी, पसीना होता होगा, पसीने से ये जितने भी बिस्तर और चादरें हैं ये सब चिपचिपे से। तो यह कमरा आपको इसमें रहने के लिए नहीं कहता है, आपको बाहर निकलना है क्योंकि लाइब्रेरी ऑप्शन है। आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो एक अलग धंधा वहां से होता है 3000 रुपये का, जो मैं बताता आ रहा हूँ। और उसके बाद रूम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ब्रोकर जो है और फिर पैसा दे रहा है। तो आपने 15,000 रुपये का कमरा ले लिया, 8,000 ब्रोकरेज दे दिया है। ये हालात रहने के नहीं है, फिर भी रहना है क्योंकि फिर ब्रोकरेज और फिर एक नया धंधा। और अगर 1 महीने बाद छोड़ भी रहे हैं, 1 महीने पहले बताना पड़ेगा आपको छोड़ रहे हैं, नहीं तो सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है जो जमा करते हैं। जो 1 महीने का सिक्योरिटी एक्स्ट्रा जमा करवाते हैं, अगर आप छोड़ रहे हैं 1 महीने बिना बताए तो सिक्योरिटी नहीं मिलती है। आपके घर का जो किचन होता होगा शायद वो भी इससे बड़ा है, लेकिन इसमें एक बच्चा रह रहा है। और स्थितियां कैसी हैं आप देख लीजिए। बीमार आदमी हो जाएगा अगर महीने, 2 महीने, 3 महीने रहता है तो। 6-5 में बच्चा रह रहा है। और कितना किराया है इसका? 8,000 रुपये। बिजली अलग, पानी का अलग, बिजली का अलग, 8,000 रुपये आप इस कमरे के, जिसमें सिर्फ सोने भर की, उतरने भर की जगह है, आप देते हैं। एक कमरा ये भी है, इसको भी देख ही लेते हैं। अब ये गेट नहीं खुल रहा है, यानी आपको ऐसे आना होगा
अगर मुझे अपने कैमरामैन को बुलाना है तो मुझे बैठ कर की जगह देनी पड़ेगी उनको कि आप आइए और आप ये वीडियो बनाइए। तो इस कमरे में बच्चा रहेगा, कहीं कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं है, अजीब सी स्थिति है। आने के बाद ये भयावह स्थिति देख करके आप दहल जाते हैं कि ऐसे हालात में बच्चों को रखा जाता है और वो यूपीएससी तैयारियां करते हैं और गजब शोषण का शिकार होते रहते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम मर चुकी है। बस ये एक मजबूरी है, जाए कहाँ। मजबूरी ये है कि व्यवस्था के अनुसार कोचिंग नहीं चल रही है। व्यक्ति में दिक्कत नहीं, दिक्कत सिर्फ व्यवस्था से। व्यवस्था ऐसी बन गई, हमें रहना है, हम कहाँ जाएंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, न स्वच्छ हवा का, न स्वच्छ पानी का, न स्वच्छ खाने का, किसी भी चीज़ का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह के हालात में आदमी जीने के लिए जद्दोजहद करेगा, खुद को बचाने के लिए लड़ेगा या फिर पढ़ करके कामयाब होने के लिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मुकेश जो कह रहे हैं ये मुझे बहुत वाजिब सवाल लग रहा है कि अगर कैंपस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए बनाए जा रहे हैं तो कैंपस बच्चों के रहने के लिए भी बनाए जाने चाहिए। आप किराया लीजिए, जो पैसा वो मुखर्जी नगर और बाकी जगहों पर जाकर के दे रहा है वो पैसा आपको भी देगा, लेकिन कम से कम उसको जीने भर की स्थितियाँ रहेंगी कि मैं जी तो रहा हूँ, वो मरने जैसी स्थितियाँ हैं, नारकीय हैं। आप सर, माय नेम इज सौभाग्य सिंह, आई बिलोंग टू अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हिंदी में सर, अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट वही है जहाँ से लेट में श्रेया यादव, जो वन ऑफ द 3 कैजुअलिटी जो हमारी हुई अभी ओआरएन में, वहाँ से वो बिलोंग करती हैं। सर, मैं उनकी जो मौत हुई उसको सिर्फ सिस्टम की वजह से उनकी हत्या हुई ऐसा बोलना चाहूँगा, क्योंकि सर ये बार बार ऐसा क्यों होता है कि जब कोई कैजुअलिटी होती है तब हमारा सिस्टम जागता है। सर, कुछ टाइम पहले अभी मुखर्जी नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी, बच्चे कैसे कूद रहे थे वो शायद आप सबने देखा होगा। उसके बाद एक गर्ल्स पीजी में आग लगी, वहाँ पे भी बच्चे कैसे कैसे मुश्किलों से बाहर आए वो भी आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी सिस्टम ये क्यों भूल जाता है कि ये चीज़ों को सुधारना भी है। एक हफ्ते तक इस पर बात करनी है, उसके बाद जस्ट इसको भूल जाना है, ऐसा क्यों होता है। अभी इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई जो एमसीडी के बड़े ऑफिशियल हैं वो अरेस्ट नहीं हो रहे, छोटे छोटे ऑफिशियल को अरेस्ट कर लिया जा रहा है, वो अभी फिर छूट जाएंगे एक महीने बाद मुश्किल से। तो ऐसा क्यों होता है कि सर जैसे बच्चा अभी यहाँ पे दिल्ली में रह रहा है, आउट ऑफ स्टेशन है, उसके पेरेंट्स को हमेशा ये डर लगा रहता है, अगर वो 2 कॉल 3 कॉल ना उठाए तो उसके पेरेंट्स को ये डर लगा रहता है कि ऐसा क्या हो गया दिल्ली में। तो सर ऐसा ये मेंटालिटी या फिर ये ऐसा सबके मन में ये ऐसा क्यों बन गया है कि दिल्ली इज़ सो मच अनसेफ। डर का शहर है। हाँ, मैं बारी बारी से आप लोगों का 1-1 मिनट में आप बोलते रहिए ताकि हम अपने गेस्ट के साथ आ जाएं। हाँ, बोलिए। जी सर, मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD करता हूँ और प्रतियोगी छात्र हूँ। मेरे 2 प्रमुख सवाल हैं। पहला सवाल ये है सर कि सूरत में पहले घटना हुआ था जिसमें 22 छात्रों की मौत हुई थी, इसके बाद कोटा में भी हुआ, वहाँ भी कैजुअलिटी हुई थी, फिर राजेंद्र नगर में हुआ, इसके पहले मुखर्जी नगर में हुआ था। तो इसके पीछे कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई के नाम पे XUV ड्राइवर को पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है, 1-2 कोचिंग में ताला लगा दिया जा रहा है। तो इसके पीछे सिस्टम कौन इसका जिम्मेदार है? MCD LG को जिम्मेदार ठहरा रहा है, LG MCD को जिम्मेदार ठहरा रहा है? पहला सवाल मेरा ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? पूरा सिस्टम ही फेलियर है, सब कुछ बदलना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बड़ी बड़ी कोचिंग डेली 1-1 पेज का विज्ञापन, करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, एक बार ना सांत्वना देने आते हैं, ना मुआवजा देते हैं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं वो करते हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक छात्र के समस्याओं को व्यापक रूप में अगर हम बताने का प्रयास करें सर, तो मुझे लगता है कि सर भारत में मतलब छात्र होना ही सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आप देखिए ना कि जिस प्रकार से छात्र जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना स्टार्ट करता है तो ठीक से वैकेंसी नहीं आती, सरकार नहीं देती, और जो वैकेंसी देती है तो ठीक से एग्ज़ाम नहीं होते। और सर यही नहीं, हमारे अगर एग्ज़ाम होते भी हैं तो हमारे सपनों को बेचने वाले छात्र भी मतलब लोग भी होते हैं। इन सब के बावजूद हम देख पाते हैं सर कि इतनी समस्याओं के बावजूद भी अगर हम 4 साल 5 साल एक महानगर में तैयारी करते हैं, वहाँ की समस्याओं को अगर आप देखते हैं तो और भी चिंता का विषय कि कोई कभी आग से तो कभी पानी से, कभी किसी चीज़ से। मुझे लगता है कि सर कि जिस सिस्टम में जो भाई बहन हमारे जो कैजुअलिटी जिन भाई बहन को हुई है, श्रेया यादव जी हो गई, चाहे तान्या सोनी जी हो गई, सर हम देख पाते हैं कि ये लोग जो मतलब सिस्टम का अंग बन करके सिस्टम में बदलने की चाहत रखते थे, कुव्वत रखते थे, वो कहीं न कहीं इन्हीं लापरवाहियों का शिकार हो गए। ये इन्हीं की लड़ाई सर हम लोगों की जो है इसी चीज़ को लेकर के है कि हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे छात्र भाई बहन जो हमारे तैयारी कर रहे हैं,
तो सर वो इसी बात अच्छा को सवाल है। दो तीन बातें आपने उस निकल कर कही हैं। एक, सपनों की सौदागरी की जाती है और आपने उन सपनों को पूरा करने का ठेका लेकर के विज्ञापनों के जरिए लोगों को अपने पास बुला तो लिया, लेकिन उनके साथ जो एक संबंध आपका होना चाहिए मानवीय आधार पर भी, कि कोई हादसा हो जाता है, जान चली जाती है, तो कम से कम आप वहाँ खड़ा होकर के जिम्मेदार लोगों को पकड़वा सकें और उस बच्चे के लिए मुआवजा, या मुआवजा ना भी आप देते हैं तो कम से कम आप उसके हैं, यह बात आप साबित कर सकें। ऐसा नहीं होता है, आप अचानक दरवाज़ों के पीछे चले जाते हैं और होठ सील लेते हैं। ये स्थितियां जो होती हैं वो कई तरह के प्रश्न पैदा करती हैं। ये केवल डिबेट तक सीमित न रह जाए। मैं चाहता हूं सर इसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन हो, क्योंकि इससे पहले सर जो हुआ था, इससे पहले 7 से 8 महीने पहले जो आगजनी की घटना हुई थी मुखर्जी नगर में, उससे इन लोगों ने अगर सीख लिया होता तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं दिखाना चाहता हूँ कि इमारतें किस तरह की चलती हैं, किस तरह। नीलेश राय जैसा सर, जी मैं कहना जैसा मेरा करंट से चिपक के मर नहीं गया होता, या फिर लाइब्रेरी में बैठा हुआ छात्र पढ़ते वक्त किताबों से चिपक करके गंदे पानी से मर नहीं गया होता। तो मैं कहना चाहता हूँ सर, अगर इस प्रकार की घटनाएं अगर होती रही, अगर सचेत नहीं हुआ लोग, तो आने वाले समय में सर सबसे बड़ी सफलता तो इसी बात पे निर्भर करेगी कि आदमी जिंदा बच के जाए। कमरे गंदे हैं, व्यवस्था नहीं है, हमें इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ के सोचने की जरूरत है। दोस्तों, आप मैं भी आपके ही दौर से गुजरा हूँ, समझ गए ना। हम गांव से हुए चले थे, हमारे पास में कुछ नहीं होता। ये डिमांड और सप्लाई का मामला है। मेरा पहला प्रश्न, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अभी कंपटीशन देना है, हम सड़कों पे अपना वक्त और ज़्यादा ख़राब न करें। ये व्यवस्था गूंगी हो चुकी है। जो यहाँ पर एमसीडी में है, जो रेलवे में है, या जो आईएएस है, जो आईपीएस है, क्या वो पाकिस्तान से आए हैं, चीन से आए हैं? हमारे ही बड़े भाई हैं। उनको ऐसा नॉन सेंसिटिव किसने बनाया? क्यों वो इतने चापलूस हैं कि वो अपने आकाओं के सामने मुंह नहीं खोल सकते? आप समझ गए ना। क्या हम इस बात पर प्रतिज्ञाबद्ध होंगे कि हम आगे बल्कि ऐसा नहीं करेंगे? हमारी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज कंप्लीटली फेल हो चुकी हैं। जिसको जो करना है वो नहीं करता। अब दूसरा प्रश्न आता है, मैं आपके साथ हूँ, मैंने उनको मुखर्जी नगर में और वहाँ पर देखा है, एक एक कमरे में, वहीं उन गरीबी की हालत। पिछले दिनों इलाहाबाद में जब पीसीएस का पेपर कैंसिल हुआ था तब भी। मैं दूसरी बात पे आता हूँ, हमें इस बात के लिए भी लड़ना होगा। मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, आप कैमरे में देखिए, कैमरे में, वो कैमरा आपका है, उसमें आप ये वाला। जी जी जी। दूसरा, दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि यूपी और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, हमें दिल्ली क्यों आना पड़ता है? टूट गई है ना वहाँ पर। क्या हमारी लड़ाई सिर्फ दिल्ली से जीती जाएगी? ये शर्मा जी ने एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया है वहाँ पे कि हम अपने राज्यों के ऐसे उखड़े हुए लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाके पनपना चाहते हैं, क्योंकि हमारे राज्य में हमारे पनपने की ज़मीन जो है ऊसर हो चुकी है। और ये सवाल है, यह भी सवाल वहाँ की व्यवस्थाओं के ऊपर है कि आपने अपने बच्चों को अपने यहाँ से पलायन करके कहीं और जाने और वहाँ लड़ भिड़ करके अपने लिए जगह बनाने के लिए छोड़ दिया है, मजबूर कर दिया है। मैं मुकेश से सवाल करूँ उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, मोटी मोटी रकम लेकर के 2 साल के 2 लाख रुपए, लाइब्रेरी के 3,000 रुपये हर महीने के, जो घर देता है 8,000, 10,000, 15,000 रुपये हर महीने के लेता है, ब्रोकर 1 महीने का पैसा लेता है, आधा लेता है। आपने इस तरीके से लूट का सिस्टम खड़ा कर रखा है, बच्चा जो है वो लगातार पिसता रहता है। और ये जो बिल्डिंग है जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, वहाँ लाइब्रेरीज होती हैं, उनकी एक रिपोर्ट देखिए, फिर मैं मुकेश के पास आता हूँ। मैं जिस बिल्डिंग में हूँ इसके बेसमेंट में क्लासेस चलती हैं और ऊपर लाइब्रेरी है जहाँ हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जब रास्ते से मैं जा रहा था, सीढ़ियाँ जो हैं, इन सीढ़ियों की स्थिति आप देखिएगा। ये सीढ़ी है और यहाँ वो बच्चे कोचिंग लेते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या पीसीएस एस्पिरेंट हैं। ये सामने आप देखिए तार, ये कोने में कुत्ता बैठा हुआ है और हो सकता है कि ये जो बॉटल्स हैं इसमें कहीं से पानी भर के ला करके बच्चों के लिए रख दिया जाता हो। इन सीढ़ियों से होकर के आप चलिए और ऐसा लगता है कि इसमें कोई रहता नहीं होगा, लेकिन यहाँ रोज सैकड़ों की तादाद में बच्चे आते हैं और यहाँ की लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। इस कॉरिडोर में लाइब्रेरीज हैं। ये लाइब्रेरी है इनकी और कहीं से कोई खिड़की नहीं होती है, एक एग्जिट है और इसी में 70 बच्चे अंदर बैठ रहे हैं। अगर कुछ हो जाए तो फिर 70 बच्चों के लिए भागने का रास्ता यही है और बायोमेट्रिक लॉक है।
यानी कि चाह करके भागना चाहें तो तब तक नहीं भाग सकते हैं जब तक जिस आदमी की उंगली से वो लॉक ऑन ऑफ होता है वो ना आ जाए। तो इन स्थितियों में आप रह रहे हैं, निकलेगा। ये जब से बवाल शुरू हुआ है तब से लोगों ने अपनी अपनी लाइब्रेरी को डिसमेंटल करना शुरू कर दिया है। अंदर से ये सेटअप निकाला गया है। आप देखिए, यही है लाइब्रेरी, यानी कि एक बच्चा इतनी दूर में बैठेगा और यहीं पढ़ेगा, दूसरा तीसरा, और इसके लिए 3000 रुपये 2800 रुपये आपसे लिए जाते हैं। इस तरीके से एक लाइन लग गई, फिर छोटी जगह छोड़ दी, फिर एक लाइन लग गई, फिर थोड़ी जगह छोड़ दी, एक लाइन लगी। 8 फीट और 8 फीट के भीतर आपने लगभग 1 2 3 4 5 6 ये मान लीजिए 12 फीट और ऐसे 8 फीट, तो 12 फीट बाई 8 फीट के एक छोटे से कमरे में आपने 30 बच्चों को डाल दिया। आपने उससे 90,000 रुपये कमाने शुरू किए। यहाँ तक पानी होता है, यहाँ पे पूरा भरा रहता है, बाकी सब बंद है सर, बाकी सब बेकार है सर। वॉशरूम पर क्या कहोगे? वॉशरूम में यहाँ पे पूरा एकदम कीचड़ से लगा रहता है, कभी साफ नहीं करवाया जाता। पानी के नाम पे वॉशरूम यूज़ करने के बाद जब हाथ धुलने के लिए भी पानी चाहिए मुझे, तो पानी नहीं यहाँ आता ना। तो अगर पॉटी कभी करना हो तो फिर पॉटी के लिए रूम पे जाना होता है, और टॉयलेट करने के लिए आओ तो फिर हाथ धोने के लिए पानी नहीं, लाइब्रेरी का पानी, पीने वाला पानी जाकर यूज़ करो, उसी पानी को पियो, उसी से हाथ धुला जाता है यहाँ पे। तो पिछले 3 साल में आज पहली बार वॉशरूम साफ दिखा है, क्योंकि ये साफ कराया गया है कल रात को, और आज देख सकते हो आप, पानी कहीं से पानी नहीं आ रहा है। टोटी में आप देख सकते हो पूरा टंकी लगा हुआ है, लेकिन पूरा कुछ भी नहीं आता पानी। आज तक कभी साफ नहीं हुई है, आज तक कभी साफ नहीं हुई 3 सालों में। तो सब टूटे फूटे हुए हैं सर, एक दिन आपको कोई चीज साफ नहीं दिखेगा। कुछ भी कहना बेईमानी है। जो दिखता है उससे ज़्यादा आप कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में सब कुछ कह रहा होता है। मुकेश जी, मेरे को ये लगता है कि जो आईएएस की तैयारी करने आए हैं और दिल्ली के अंदर हैं, तो दिल्ली के अंदर हाल ही में तो ऐसा बहुत जल्दी कुछ चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि ये चेंज जो है ना, बेसमेंट में जो आपकी लाइब्रेरियां हैं, रहने की जो कंडीशंस हैं, वो दिल्ली के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले 1-2 साल के अंदर चेंज होगा। मुझे लगता है कि यूपी या गुड़गांव में गवर्नमेंट को स्पेस देना चाहिए, जहाँ पे जो ये तैयारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए वहाँ रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो ये आईएएस की तैयारी करने आ रहे हैं, इन लोगों को, इन स्टूडेंट्स की सेफ्टी और वेल बीइंग, वो सबसे प्राथमिक हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे को मतलब मेरा सोचना ये है कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और स्पेस एलोकेट करना चाहिए, लैंड एलोकेट करना चाहिए फॉर इस तरीके की रहने की व्यवस्था बनाने के लिए, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आराम से हो सकता है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए आराम से हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि एक बड़ी जमात जो कॉलेज के बाहर आ जाती है, वो सबसे मुश्किल दौर में होती है, क्योंकि उसको अपने करियर को बनाना होता है, उसको नौकरी लेनी होती है, और नौकरी के लिए वो दर दर की ठोकरें खाता है। हमारे सिस्टम में उसके लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। आप लोग? मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा है, मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर का निवासी हूँ। सबसे पहले तो सर मैं आपसे असहमत हूँ कि इस बात को लेके कि ये जैसे टीचरों संस्थानों के निदेशकों को मैंने सुना, कई एक्सपर्ट्स को भी सुना 2-3 दिन से, तो दिल्ली में क्यों आते हैं, हम दिल्ली में क्यों हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पूरा नेशनल लेवल पे ये एजुकेशन सिस्टम का फेलियर हो रहा है। कारण क्या है कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चे रहते हैं। द्रविड़ भाषी अगर राज्यों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सब राज्यों के बच्चे हैं, ठीक है। अब हम आते इसलिए हैं कि चूँकि जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है या जो एकेडमिक स्तर की जो शिक्षा है वो बिल्कुल घटिया स्तर की है। मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है। कारण किस लिए है घटिया स्तर पे? क्योंकि जो यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी जैसे सवाल पूछता है उसका सिलेबस है, और विश्वविद्यालय स्तर का जो शिक्षा प्रणाली हमें दी जा रही है, दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ बेटर मिलती हैं तो हम दिल्ली में आते हैं। हम अपने देश में हैं, अपनी राजधानी में हैं, हम किसी देश में, मतलब हम दिल्ली आके कोई गुनाह नहीं किए, पहली बात तो ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी कुछ पहले मैं रहता हूँ मुखर्जी नगर के जस्ट बगल नेहरू विहार मोहल्ला है, लगभग हिंदी माध्यम की सभी क्लासेस मेरे मोहल्ले में ही चलती हैं। वहाँ पे क्या है, मुखर्जी नगर में पिछले लगभग 8-9 महीने पहले एक भंडारी बिल्डिंग है, उसमें आग लगी फायर का, शायद आप लोगों ने कवर भी किया हो। संस्कृति कोचिंग थी, 42 बच्चे घायल थे उसमें। 4th फ्लोर से बच्चे
एसी के डक से खिड़कियों को तोड़ के, कांचों को तोड़ के कूदे थे। आप देखेंगे तो वीडियोस पड़े हुए हैं। फिर 8-9 महीने बाद ये राजेंद्र नगर की घटना घटती है। जिस दिन मैं था उस स्पॉट पे था जिसमें बच्चे कूद रहे थे वहाँ पे, उसी दिन शाम के 3 से 4 बजे के बीच में कोई PIL दाखिल होता है दिल्ली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट संज्ञान भी लेता है, डिसीजंस भी आते हैं, आदेश भी होता है। हाई कोर्ट का आदेश था कि जितने भी संस्थान पूरे दिल्ली में चल रहे हैं बेसमेंट में या जो मानक नहीं है जिन बिल्डिंगों में, उनको उन पे कार्रवाई करके MCD जो है रिपोर्ट सबमिट करे। अब सोचने का विषय है कि अभी 3 दिन पहले मेरे मोहल्ले में दृष्टि, डॉक्टर विकास विकृति का संस्थान है दृष्टि, बेसमेंट में उनकी क्लास चलती है, अभी 3 दिन पहले सील हुई है। डिसीजन था 8 महीना पहले, सीलिंग की कार्रवाई हुई है 3 दिन पहले। दोषी कौन है इसका? ये नहीं, एक सर एक सेकंड, मेरे बड़े जेन्युइन सवाल हैं। दोषी कौन है? हम दिल्ली गवर्नमेंट को कह दें, हम LG को कह दें, क्या ये संस्थान के निदेशकों की जिम्मेदारी नहीं है? विकृति सर का एक वीडियो रिलीज किया। दरअसल मैं किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या डायरेक्टर पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, नहीं, सबके साथ कमोबेश ऐसी स्थिति है। आपका सवाल वाजिब है। मैं आपके सवाल से गुरेज नहीं है, आपका सवाल वाजिब है। आप दरअसल ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपना कपड़ा खरीदने के लिए जा रहा हूं तो मैं देखूं कि ये चोरी का कपड़ा नहीं है, मैं जितना दाम लग रहा है उतना दाम दे करके मैं कपड़ा खरीद लूं, कपड़ा सिलवा के पहन लूं। तो मुझे जब मुखर्जी नगर में हुआ था उस समय, एक सेकंड, मुखर्जी नगर में हुआ था तो उस समय MCD दूसरे के हाथ में थी, इस समय हुआ है अब MCD दूसरे के हाथ में। प्रीति जी हैं क्या? प्रीति जी हैं? मैं प्रीति जी को ला दूं। प्रीति जी, ये जब ये हुआ था मुखर्जी नगर में पिछले साल, तभी भी MCD के अंदर मेयर जो है आम आदमी पार्टी का ही था। उस टाइम भी हमने लिखित में, मैंने खुद ने भी कमिश्नर साहब को लेटर भेजा था। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। एक आदमी के रहने, जीने, पढ़ने के लिए जरूरी बंदोबस्त करना व्यवस्था का काम है। अगर नहीं है तो व्यवस्था फेल है, चाहे किसी भी पार्टी की हो। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, आई एग्री टू दिस। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ अभी कि जो मैं अभी ये सब सुन रही हूँ, जो स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं, आखिर दिल्ली के अंदर जो हमारा युवा वर्ग है उनकी क्या दुर्दशा हो रही है? आखिर कब जागेंगे जो मंत्री हैं, मेयर्स हैं, आखिर ये लोग कब जागेंगे? प्रशासन कब जागेगा? अगर प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो जो डेलिब्रेटिव विंग है, आखिर वो लोग कब इंस्ट्रक्शंस देगा? कब ये चीजों को देखेंगे? कब नींद से जागेंगे? या सिर्फ यही डिसाइड करेंगे कि केजरीवाल साहब ने जेल के अंदर क्या खाना खाया और उनकी तबीयत कैसी है? क्या सिर्फ वो उनका काम एडवर्टीजमेंट देने का है? क्या सिर्फ उनका काम जो है 10-10-10 करके हम डेंगू हटा देंगे? हम फिर वहीं आके खड़ा हो गए हैं जिस सवाल से मैं बाहर आना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हर नेता जो है ना पॉलिटिकल पार्टी के दायरे से बाहर आकर के और दिल्ली में रहने वालों के लिए सोचे। दरअसल हमारे यहाँ सुविधा शुल्क ऐसा रिवाज हो गया है कि उस रिवाज ने लोगों को मनमाने तरीके से काम करने की आज़ादी और कानून को धता बता करके अपने तरीके से कमाने के लिए गुंजाइश पैदा कर दी है, और यह बहुत खतरनाक है। आप किसी और को दे दीजिए। सर मेरा थोड़ा सा एक सवाल और है। लंबा हो रहा है, हाँ बोलो। बस 1 मिनट। आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप इतना लंबा बोलेंगे तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन। मैं एक्चुअली रहने की व्यवस्था पे मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो सीलिंग की कार्रवाई थी, जस्ट बगल एक लाइब्रेरी सील हुई थी उस समय, लेकिन यह संस्थान नहीं सील हुआ था। अभी सील हुआ है, क्लीन चिट दे दी गई, जबकि ये मुकदमा का मामला बनता है। आपकी बात से मैं सहमत हूं। दूसरी चीज क्या है कि जिन एरियाओं में सर हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, चाहे मुखर्जी नगर हो चाहे करोल बाग हो, वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर का, लैंडलॉर्ड का, संस्थानों के नेक्सस चलता है। नेक्सस चलता है। यह प्रशासन का काम है इस नेक्सस को तोड़ना। और अब 2 मिनट रह गए, आप क्योंकि मुझे अपने मेहमानों से कंक्लूड करना पड़ेगा। कोई और? सर सम्मानित मंच से मेरा 3 क्वेश्चन है सर। सबसे पहले एंकर महोदय सर आपसे क्वेश्चन है कि और सर आपसे भी क्वेश्चन है। हम तो आप लोगों का सवाल लेके खड़े हैं बाजार में। गुरु शिष्य संबंध एक व्यवहार या व्यापार है? मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपके मुखार बिंदुओं से सर, क्योंकि आप शिक्षण संस्थान में जुड़े हैं और आप स्वयं भी संस्थान चलाते हैं। तो मैं ये मेरा बहुत काफ़ी लंबे समय से क्वेश्चन ये चल रहा है कि इतनी भारी भरकम फीस ये व्यापार है या फिर व्यवहार है? ये जो आप बोल रहे हैं वो व्यापार है, पर जो होना चाहिए वो व्यवहार होना चाहिए। डॉक्टर के यहाँ से जब हम रिलीज होते हैं पेशेंट के साथ तो भारी भरकम एक लिस्ट दी जाती है, CCU, ICU, रूटीन चेकअप सब। वैसे ही एडमिशन के समय एक बड़ी सी लिस्ट पकड़ाई जाती है, टेस्ट सीरीज फलाना ढिमकाना सब सारी चीज़ें चलती हैं।
और उसका रिजल्ट प्रेडिक्ट होता है एक डेथ में। नीलेश राय मेंस लिख रहा था यूपीएससी का सर, एक गेट के पास से पानी रोड पे लगा है और गेट के पास छूने से उसकी इतनी आसान मौतें हैं सर। तो आपके माध्यम से एमसीडी से भी एक क्वेश्चन है, कितना कष्टकर है सुनने नालों में। की सफाई या सीवर की सफाई पहली बारिश के बाद एक नहीं हो सकती? नौजवान लड़का इतना काबिल कि वो सिविल सर्विस का मेंस देने के लिए जा रहा है और लापरवाहियों की इंतहा ऐसी कि बिजली का तार गिरा पानी में और पानी में आते समय ही उसकी जान चली गई। ऐसे जिंदगी हमारे यहाँ चली जाती है। शर्मा जी, देखो दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हम सब पूरे देश भर में दो बातें, अलग कैंपस की बनाने की बातें इतनी यूटोपियन हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदू कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चे क्यों आते हैं, क्यों जीटीबी नगर रहते हैं? क्योंकि पास कॉलेज है। क्या ये संभव है कि कहीं और जगह कैंपस बनेगा और वहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे? मतलब इतनी व्यावहारिक बातें हैं कि जो शायद इस सिस्टम से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए कॉलेज के साथ कि अगर गांव कस्बे से बच्चे आते हैं तो कम से कम उनके रहने और उनके पढ़ने की एक गुंजाइश रहे। हजूर, ये संभव नहीं होता। हमारे पास दिल्ली में कम से कम 50 लाख होंगे, कैट वाले होंगे, नीट वाले हैं, आईएएस वाले हैं, पीसीएस वाले हैं। इसका सॉल्यूशन बैंकिंग है, एसएससी है। अब जहाँ छात्र रहते हैं, प्लीज सर, जहाँ छात्र रहते हैं क्या किराया नियंत्रक कानून नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या ये सवाल, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं ही आपसे सीनियर हूं, मैं ही ये जितने भी नहीं कर पाते। मैं सहमत हूँ, जितने भी लड़के बैठे हुए हैं, दरअसल अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करने की सोचते हैं, इसका मतलब कि आप अपने बारे में एक बेहतर राय रखते हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं, आपको लगता है हम क्वालिफाई कर सकते हैं और वैसे बच्चे यहाँ आते हैं। ये सब लोग कल इनमें से कुछ न कुछ क्वालिफाई करके चले जाएंगे, लेकिन जिन हालात में रहते हैं, जिन शर्तों पर रहते हैं और जिन लापरवाहियों के साथ चलते हैं, जिस साठगांठ के साथ चलते हैं, जिस बाजार के जरिए लूटे जाते हैं, वह सब खतरनाक हैं और उनका बंद होना ज़रूरी है। अगर सिस्टम ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो सिर्फ आप यही मानिए कि हादसे दर हादसे होते रहेंगे और फिर बात बीच में ये चर्चाएं चलती रहेंगी। इसलिए सिस्टम के जितने भी जवाबदेह जिम्मेदार लोग हैं, उनको अपने ज़मीर से जागना ज़रूरी है। और यह सवाल सिर्फ मौतों का नहीं है, ये सवाल एक सिलसिले का है जो लगातार चलता रहे।